बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सेल डेथ पढ़ते हैं, सही है। अब सेल डेथ का दूसरा नाम था इरिवर्सिबली इंजर्ड सेल। जो सेल इरिवर्सिबली क्या हो जाए, जख्म हो जाए, उसको कहते थे। अब ये सेल जो इंजर्ड होगा ना, वो डिफरेंट तरीक़ों से होगा, सही है, डिफरेंट मैकेनिज्म से होगा। लेकिन वो मैकेनिज्म डिपेंड किस चीज़ पर करता है, वो स्टिमुलस पर डिपेंड करता है। बुक में इंसल्ट नाम यूज़ किया है कि स्टिमुलस की नेचर क्या है और उसकी स्ट्रेंथ किस तरह है, सेवियरिटी किस तरह है, सही है। इस ही नेचर पर इन्होंने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक को बोला है निक्रोसिस, एक को बोला है एपोप्टोसिस, तीसरी को बोला है नेक्रोटोसिस, सही है। अब जो निक्रोसिस होते हैं इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल सेल डेथ भी बोलते हैं, सही है। निक्रोसिस में क्या होता है कि जब स्टिमुलस का नेचर जो और सीवियरिटी जो हो बहुत हाई हो, जिस तरह की इस्कीमिया होता है। इस्कीमिया क्या होता है, जब एक ब्लड डिक्रीज हो जाता है तो सेल की हाइपोक्सिया हो जाती है, उसको ऑक्सीजन डिफिशियंसी आ जाती है और न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी आ जाती है, या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर चला जाए, सही है। यानी कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल वगैरह हो सकता है, या कोई इन्फेक्शन हो, वायरस बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कस करे, या ट्रॉमा डायरेक्टली अटैकिंग लाइक हाई टेम्परेचर हो गया, या कोई बंदा किसी हार्ड चीज़ से टकरा गया, सही है। ये चीज़ें क्या करता है, सेल को एक नॉन रिपेरेबल स्टेज में ले जाता है, इसको कहते हैं सेल डेथ। ये क्या करता है, ये एक बहुत ही रैपिड हो नॉन रेगुलेटेड को अनकंट्रोलेबल भी कहते हैं, अलग अलग यूज़ किए हैं। इसका मतलब ये कि इसका कोई मैकेनिज्म नहीं होता, इसमें इस तरह नहीं होता कि ये जाकर किसी इंजाइम्स की कैस्केड को एक्टिवेट करे, वो फर्दर एक प्रोसेस के थ्रू चले जाए, नहीं, बिल्कुल भी डायरेक्टली एक चीज़ को नॉन रिपेरेबल बना देता है। इसमें कोई बायोकेमिकल मैकेनिज्म नहीं होता है, सिग्नलिंग पाथवेज इसमें नहीं होता है, सही है। तो इसी वजह से क्या हो जाती है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर दिया जाता है, वहाँ पर जो डिफरेंट हमारे पेकोसाइटिक सेल्स होती है वो चली जाती है और उस चीज़ को इन्फ्लेमेटरी बना देते हैं, सही है। तो यही बहुत रैपिड मैकेनिज्म है जिसकी वजह से क्या होता है, नॉन रिफिलेबल होता है, इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते। इसका स्टिमुलस सेवियर होगा, दूसरा ये नॉन रेगुलेटेड होगा, रैपिड होगा, अनकंट्रोलेबल होगा, किसी किस्म की मैकेनिज्म पाथवे नहीं होगा और इसमें इन्फ्लेमेशन होगा। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, सही है। अब दूसरा जो एपोप्टोसिस है वो क्या होता है ना कि वो एक खास अरेंजमेंट के साथ होता है, इसलिए इसको प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं। ये जो होता है ये हेल्थी टिश्यूज में भी हो सकता है और एबनॉर्मल या इंजर्ड टिश्यूज में भी हो सकता है, सही है। इसकी वजह क्या होता है कि जब एक स्टिमुलस क्या हो सेवियर हो या हमें किसी प्रोसेस में ज़रूरत हो सेल को निकालने के लिए, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जब रिक्वायर्ड हो, ये क्या करते हैं, एक डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवेज को एक्टिवेट करते हैं, जाकर इंजाइम को कह देते हैं कि हमारे लिए ये काम कर दो। और ये जो होता है रेगुलेटेड होता है, जब रिक्वायर्ड होता है इस मैकेनिज्म को ऑन किया जाता है, जब ये अपने हद तक पहुंच जाता है उस टाइम इसको क्या कहते हैं, ऑफ कर देते हैं। इसलिए ये एक कंट्रोलेबल होता है, हमारे कंट्रोल में होता है, सही है। फिर उसके बाद जाकर क्या करते हैं, ये उस सेल की डेथ कर देते हैं और उस सेल को क्लियर कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, उस जगह से निकाल देते हैं विदाउट इन्फ्लेमेशन, किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन काज किए बगैर। अब हेल्थ किस तरह होता है कि ये हमारे प्रॉपर डेवलपमेंट में काम आते हैं। लेट्स से डेवलपमेंट के दौरान कुछ सेल जो थे वो नंबर में ज्यादा बन गई, ये क्या करेगा, उन सेल के नंबर्स को रिड्यूस कर देगा। पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है कि लेट्स से एक डीएनए है या प्रोटीन है वो डैमेज हो जाते हैं, सही है। तो वो डैमेज डीएनए प्रोटीन्स क्या करते हैं, उसमें म्यूटेशन भी हो सकते हैं, वो हमारे लिए पैथोलॉजिकल होते हैं, हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। ये जाकर उन चीज़ों को क्या कर देते हैं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं, सही है, जबकि वो रिपेरेबल ना हो तब, सही है। एक आ जाता है निक्रोप्टोसिस। ये क्या होता है, ये भी एक रेगुलेटेड मैकेनिज्म होता है एपोप्टोसिस की तरह, लेकिन ये एपोप्टोसिस की फीचर्स के साथ साथ निक्रोसिस की फीचर्स को भी शो करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, निक्रोप्टोसिस। इन दोनों के फीचर के लिए अलग टेबल बनाएंगे, वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है, एक ग्राफ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करते हैं, सही है। ये ग्राफ हमें क्या शो करता है कि इन्होंने एग्जांपल लिए है, एक मायोकार्डियल सेल को इस्कीमिया हो गया है, उसको ब्लड फ्लो डिक्रीज हुआ, सही है। जब ब्लड फ्लो डिक्रीज हुआ तो पहले 1 to 2 मिनट्स में क्या होगा, उसके फंक्शन में कमी आ गई, सही है। उसके फंक्शन में कमी आ गई, वो फंक्शन करने के लायक नहीं रहा, वो कंट्रैक्शन नहीं कर सकता। लेकिन क्या हो जाता है, वो फिर भी जिंदा रहता है, अप टू 20 to 30 मिनट तक वो क्या रहेगा, जिंदा रहेगा, सही है, लेकिन उसका फंक्शन डिक्रीज होगा।
अब इस ग्राफ में यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ इंजरी है, यानी कि स्टिमुलस कितने टाइम तक रहता है, सही है। और यहाँ पर उसके इफेक्ट शो करते हैं कि इस सेल्स पर क्या इफेक्ट है। यहाँ तक क्या था, मायोकार्डियल सेल फंक्शनल था, लेकिन टाइम के साथ साथ वो उसकी फंक्शन डिक्रीज होता जाता था। और जब ये 20 to 30 मिनट्स तक पहुंचता ना, तब तक उसकी क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। तो ये पहले रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, सबसे पहले जब स्टिमुलस आ जाती है। लेकिन इन ही दौरान कुछ टाइम में क्या हो जाता, हमें पता चला कि जो डेथ है ना, उसकी भी कुछ ना कुछ फीचर्स अपीयर होते जाते थे, सही है। लेकिन जब 2 to 3 आवर्स हो गई ना, तो अल्ट्रासाउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लेवल्स पर हमें सेल की इंजरी देखने लगा, जो कि ग्राफ ने इसको इस तरह शो किया। ये क्या डिनोट करता है, सेल इंजरी एट अल्ट्रासाउंड अल्ट्रास्ट्रक्चर लेवल या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लेवल पर ये हमें दिखाई देने लगा, सही है। फिर सॉरी, ये क्या करते हैं, सेल डेथ डिनोट किया इसने, से है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए। लेकिन इसके बाद जो होता है ना 2 to 3 आवर में हमें क्या दिखने लगा, वो अल्ट्रासाउंड लेवल पर इसकी डेथ नजर आने लगी, सही है। जिस तरह उसने भी इस तरह का ग्राफ बनाया और इससे थोड़ा आगे चला गया। इसके बाद जब 6 to 12 आवर हो गई, तो लाइट माइक्रोस्कोप पर भी हमें क्या दिखने लगे, इसकी इंजरी, जो कि इससे थोड़ी देर बाद हमने देख लिया, सही है। जब 6 to, फिर उसके बाद जब ये 6 to 12 आवर लेटर, फिर उसके बाद जब हमने देखे तो नजरों से भी ग्रॉस अफियरेंस स्टार्ट हो गया इसके, सही है। वो किस तरह, इसके बाद आ गया वो वाला ग्राफ। तो जब 20 to 30 मिनट पर इसके फंक्शन खत्म हो गए, इसका डेथ का स्टेज आ गया, सही है। फिर उसके बाद जो अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस थे वो हमें कब नजर आने लगे, 2 to 3 आवर बाद। और फिर जो लाइट माइक्रोस्कोप पर इसके जो इंजरीज की चेंजेस थी, इरिवर्सिबल इंजरी, वो 6 to 12 आवर पर हमें आ गई। और उसके लास्टली बाद 12 आवर से भी बाद हमें क्या चेंजेस नजर आने लगे, ग्रॉस अपीयरेंस, यानी कि हमें नजरों से भी पता चलता था कि इस यहाँ पर इस ऑर्गन में क्या है, सेल्स डेथ हो गए हैं। अब इस टेबल में क्या है, फीचर्स देखिए, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में डिफरेंस कैसे होगा उसको डिस्कस किया है, इसको पढ़ते हैं, सही है। तो जाहिर बात है, जो फीचर्स होंगे वो पहले सेल के साइज में बताया है। जो नेक्रोसिस होते हैं उसमें स्वेलिंग ऑफ सेल्स होती है, इनलार्जमेंट होती है ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ वाटर। वहां पर हमने पढ़ा था कि एनर्जी डिपेंडेंट पंप्स जो होते हैं वो फेल हो जाती है, जिसकी वजह से अंदर की तरफ सोडियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और पानी अंदर की तरफ जाती है। यहाँ पर उसकी उलट हो जाता है, इफ्लेक्स ऑफ वाटर हो जाता है, सेल श्रिंक हो जाता है, यानी कि आयंस की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ज्यादा हो जाएंगे, अंदर की तरफ नहीं। सेल की परमेबिलिटी वाटर के लिए डिक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद न्यूक्लियस में आ जाते हैं। न्यूक्लियस में नेक्रोसिस में 3 तरह के चेंजेस होते हैं। एक को कहते हैं पिक्नोसिस। पिक्नोसिस में क्या होता है कि ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन्स होते हैं ना, वो एक बेसोपिल एक मास बना देते हैं, सही है, कंडेंस हो जाती है एक जगह पर, सही है। और ये नॉन फंक्शनल हो जाती है, फिर अपना फंक्शन मेंटेन नहीं रख सकती। इसके बाद आ जाते हैं कैरियोरेक्सिस। कैरियोरेक्सिस में क्या हो जाते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था एक पहले वो रप्चर हो जाता है और इसके अंदर क्या डिफरेंट फ्रेगमेंटेशंस नजर आने लग जाते हैं, सही है। फिर तीसरा जो होते हैं उसको बोलते हैं कैरियोलाइसिस। कैरियोलाइसिस में क्या होता है ना कि डीएनेसिस और आरएनएसिस जो एंजाइम है ये आकर इस क्रोमेटिन को डाइजेस्ट कर लेते हैं, बल्कि हमें दिखाई भी नहीं देता, फिर सही है। अगर हम इसको एपोप्टोसिस के लेवल पर देखें तो फिर ये थोड़े डिफरेंट होते हैं। किस तरह, डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन डायरेक्टली ही बन जाते हैं जो कि न्यूक्लियोसोम के साइज के जितने होते हैं। न्यूक्लियोसोम क्या था, ये 8 हिस्टोन प्रोटीन से और 146 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए से बना था, सही है। 146 डीएनए बेस पेयर इसको रेप अराउंड कर देते हैं 8 प्रोटीन्स को, उनकी साइज जितना बन जाती है। ये एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस और क्रोमोसोम है, सही है। इसके बाद क्या हो जाता है, ये इस तरह बॉडीज बना लेते हैं जो कि किस चीज के होते हैं, न्यूक्लियोसोम के साइज जितने होते हैं। फिर आ जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। इसमें क्या हो जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो डिसरप्ट हो जाए, कई जगह पर इंडेंट हो जाता है, कई जगह पर निकल जाता है, कई जगह पर बिल्कुल टूट जाता है, सही है, बिल्कुल। और इसकी जो कंटेंट्स होते हैं ना वो इसके थ्रू फिर क्या जाते हैं, बाहर चले जाते हैं सेल से इंट्रासेल्युलर स्पेसेस में, सही है। यहाँ पर एपोप्टोसिस में क्या होता है, एपोप्टोसिस में सेल मेम्ब्रेन या इंटैक्ट रहेगा, लेकिन उसकी जो ओरिएंटेशन होती है लिपिड्स की वो चेंज होती है। जिस तरह की नॉर्मली क्या होता था कि बाहर की तरफ फॉस्फेट हेड होता, अंदर की तरफ फैटी एसिड टेल्स होती थी। यहाँ पर इस तरह उन्हीं ओरिएंटेशन को चेंज करके फैटी एसिड टेल्स के बाहर चला जाते हैं कि एक साइड पर दूसरी साइड पर, सही है। फिर तीसरा जो आता है वो आ जाता है सेलुलर कंटेंट्स। हमने यहाँ पर ही पढ़ा कि इसके डिस्रप्शन की वजह से जो कंटेंट्स वो बाहर चले गए, वहां पर एंजाइम क्या कर देते हैं, इन कंटेंट्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, सही है।
जबकि एपोप्टोसिस में क्या होता है कि बिल्कुल भी इंटैक्ट रखते हैं, अपनी जगह पर रहते हैं, उसी जैसे रहते हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि ये एक सेल है, सही है। एपोप्टोसिस के दौरान ये सेल क्या कर देते हैं, डिफरेंट स्मॉल स्मॉल बॉडीज बना देते हैं और उसमें ये कंटेंट्स क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं और उन बॉडीज को रिलीज कर देते हैं। इन बॉडीज को फिर बोलते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज, सही है। एडजेसेंट इन्फ्लेमेशन, यहाँ पर जाहिर बात है लीक आउट कंटेंट से डायरेक्टली डिफरेंट मैक्रोपेजेस वगैरह को पता चल जाएगा और वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, डिफरेंट केमिकल्स रिलीज, हिस्टामिन्स वगैरह, और इन्फ्लेमेशन काज कर देगी। लेकिन यहाँ पर किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये जो बॉडीज होते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज, ये इजीली डाइजेस्ट होते हैं। एक मैक्रोपेज आ गया, बस इसको निगल लिया, किसको पता ही नहीं चला, सही है। अब इसके बाद आ जाते हैं फिजियोलॉजिक और पैथोलॉजिक। ये जो नेक्रोसिस ये हमेशा पैथोलॉजिकल कंडीशन में होता है, सही है। लेकिन जो एपोप्टोसिस होते हैं इसकी कंडीशन दो तरह की होती है। एक ही पैथोलॉजिक होते हैं, एक सेल को इंजर्ड हो गया या एक डीएनए या प्रोटीन्स डैमेज हो गया, फिर उसका बॉडी से निकालना लाजमी होता है। इसी कंडीशन में ये पैथोलॉजिकल स्टिमुलस के थ्रू के रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, उनको इस सेल्स को रिमूव करते हैं। लेकिन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में क्या, ये मेंटेन प्रॉपर डेवलपमेंट। जिस तरह के टेडपोल की जो टेल होते हैं ना, जो फ्रॉग बनती है, उसकी रिमूवल होता है, सही है। उस सेल्स को ये कहा जाता है एपोप्टोसिस मैकेनिज्म के थ्रू। तीसरा, जो फिंगर्स और टोज ऑफ द फिटस होते हैं वो पहले वेब शेप्ड होते हैं, सही है। जिस तरह के बतख के पाँव होते हैं, उन्हीं के दरमियान ये लेट सपोज ये क्या है, उंगलियां है, इनके दरमियान वेबिंग था। इनके दरमियान जो सेल्स होते हैं वो फिर खाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। इस ग्राफ में एक बात रह गई कि ये जो रिवर्सिबल सेल इंजरी ये हमेशा लीड करेगा। एक स्टिमुलस आ गया, नॉक्शियस स्टिमुलस है या डैमेजिंग स्टिमुलस है, वो पहले क्या करेगा, रिवर्सिबल सेल इंजरी करेगा, सही है। ये इसलिए लीड करेगा, ये पहले आएगा, बाद में वो इरिवर्सिबल स्टेट में चला जाएगा और इसलिए इरिवर्सिबल सेल इंजरी हमेशा लैग करेगा, बिहाइंड रहेगा, सही हो गया। अल्लाह हाफिज।